रात के 10:30 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक दिया अभी भी जल रहा था। उस दिए के पास बैठे हरे राम, जो खिलौना बेचता था और अपना पेट भरता था, लेकिन आज बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी थी। क्या होगा मेरा? हर काम बिगड़ता चला जा रहा है। मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी किस्मत हमेशा मुझसे ही खेल करती है। हरे राम पूरा दिन बैठा रहता, पर अब रात हो चुकी, पर अभी तक कोई खिलौना नहीं बिका था। हरे राम परेशान होकर घर वापस लौट आता है। हे राम, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? कभी तो पेट भर खाने का इंतजाम करने दिया करो। हमेशा बस इसी आस में रहता हूँ कि कल का दिन अच्छा होगा। इसी तरह से हरे राम अपनी किस्मत को कोसते हुए सो जाता है। क्यों हरिराम, आज भी बिक्री नहीं हुई? नहीं भाई, आज भी कुछ नहीं बिका। क्या करूं? प्रभु की यही इच्छा है शायद। मैं तो कहता हूं कि हरिराम तुम भी हमारे साथ चलो। कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा। नहीं भाई, ईमानदारी और सच्चाई से ही जीना चाहता हूं। मैं चोरी नहीं करूंगा। शंकर उसे सुनाकर चला जाता है। क्या करूं? आज भी बिक्री नहीं हुई। लग रहा है जो शंकर ने कहा वही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। पर किसी का धन चुरा कर खाना, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। हरे राम इसी तरह सोचता हुआ सो जाता है और सुबह से दुकान लगाकर बैठ जाता है। और हरिराम, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है दुकान? ठीक नहीं चल रही है भाई, कुछ बिकता ही नहीं है। बस दिन भर में 1-2 खिलौने बिक जाते हैं। अरे भाई, आजकल के जमाने में खिलौने कौन खरीदता है? अब तो मोबाइल और टीवी का जमाना है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, तभी तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। खैर, कोई बात नहीं। हरे राम ईमानदार और सच्चा था, इसलिए वह किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसे खाने भर की कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए वह बहुत परेशान था। वह शंकर के पास जाता था। शंकर भाई, तुम सही कहते थे। मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। मैं तो पहले से ही कहता था कि इन खिलौनों में कुछ नहीं रखा। कुछ बड़ा करो जिससे जीवन आनंद से चले। तो आज किसके घर पर जाना है चोरी करने के लिए? क्या प्लान बनाया है आपने? और धन कैसे बांटते हो?
देखो भाई, नियम बहुत ही सरल है। बस जो भी धन मिलता है उसका आधा सरदार को देना पड़ता है और बचे हुए आधे के धन का आपस में बंटवारा होता है। वो अपना सरदार कौन है और कहाँ रहता है? हमारे सरदार डाकू भैरव सिंह है, जो जंगल में गुफा में रहते हैं और हमें वही सारे तरीके बताते हैं। आज रात में गांव के किनारे वाले घर में चलना है, बस तुम तैयार रहना। हरे राम न चाहते हुए भी इस रास्ते पर जाना पड़ रहा था, क्योंकि साहू का कर्ज भी उस पर बहुत हो गया था। रात में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वह गांव के अंतिम घर में जाते हैं, जो एक बुढ़ी औरत का होता है। वे सब सामान चुरा लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। चलो, कम से कम कुछ तो मिला। अब 2-4 दिन आराम से पेट भर जाएगा। अगले दिन हरिराम घूमते हुए उस घर के पास जाता है जहाँ पिछले रात चोरी की थी। वह देखता है कि एक बुढ़िया रो रही और पास में उसके बेटे का शव पड़ा है। अरे क्या बताऊं भाई, काकी ने पैसे को जमा करके रखे थे बेटे की दवाई के लिए, लेकिन वही चोरों ने पूरा धन ही चुरा लिया, जिसके कारण काकी के बेटे की दवाई न होने पर उनके बेटे की मृत्यु हो गई। हरिराम यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और वह घर वापस गया और सोचने लगा, आज मेरे कारण काकी के बेटी की मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेवारी मैं हूँ। मेरे ही कारण ये सब कुछ हुआ है। मुझे पूरे गांव वालों को बता देना चाहिए कि चोरी मैंने की थी और उन चोरों को भी पकड़वा दूंगा। हरिराम मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। हरिराम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। गांव में सबसे ईमानदार तुम ही थे और तुमने ऐसा किया। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई रास्ता बताइए। ठीक है, तुम उन सभी चोरों को पकड़वाओ जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो। ठीक है मुखिया जी, मैंने भी यही सोचा था। हरिराम सभी चोरों को रात में मुखिया के घर चोरी करने के लिए लाता है और पहले से ही गांव वाले तैयार थे और वे चोरों को पकड़ लेते हैं। काकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने ऐसा रास्ता अपना लिया। अब दोबारा फिर मैं ईमानदारी के रास्ते पर लौटना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हरिराम अब उस काके की सेवा करने लगा और ईमानदारी से फिर से काम करने लगा।